को पता नहीं क्यों एकदम से चिढ़ सा मच जाता है और उसे इस वक्त ख्वाहिश का गला दबाने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि आद्यंत जिस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है। इसलिए उसके मन में ख्वाहिश के लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। मायारा गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेती है और तुरंत ही कार का डोर ओपन करके बाहर आ जाती है। वो जब बाहर आती है तो वो ख्वाहिश को कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है। बेबी, तुम यहाँ काम कर रहे हो और तुम्हारी सेक्रेटरी वहां बच्चों के साथ खेल रही है। मायरा तुरंत ही आद्यंत से बोली। वही आद्यंत जब ये सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। ख्वाहिश की बात आते ही वो बिल्कुल चौंक जाता है। वो तुरंत लैपटॉप बंद करता है और नोलता है। व्हाट? वो वहां क्या कर रही है? वो कार से बाहर कब गई? ये बोलकर वो तुरंत कार से बाहर आ जाता है। बेबी, क्या तुम इसे फ्री का पैसे देते हो जो ये इस तरह से काम कर रही है? वह तुम्हारी वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी मनमानी करेगी। आई नो कि वो मिसेस नॉमिनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी कुछ भी करती रहे। मिसेस नॉमिनी बोलते हुए मायरा का खून जल जाता है, क्योंकि यही वो टैग था जो उसे चाहिए था। वो उसे हासिल करना चाहती थी। वो मिसेस नुमानी बनना चाहती थी। वहीं आद्यंत की नजरें ख्वाहिश की तरफ गईं तो उसने देखा कि बच्चों के साथ खेलते हुए वो बिल्कुल बच्ची बन गई है। ख्वाहिश को इस तरह से खेलते देख उसके होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो देखता है कि ख्वाहिश वापस से अपने चेहरे और बालों में मिट्टी लगा लेती है, और इस बार पहले से भी ज्यादा, जैसे मानो वो मिट्टी में पूरा नहा ली हो। वही मायारा जब आद्यंत की तरफ देखती है तो उसे स्माइल करते हुए देख गुस्से से तिलमिला उठती है। वो समझ जाती है कि आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखकर ही स्माइल कर रहा है। वो गुस्से से घूर कर ख्वाहिश की तरफ देखने लगती है और उसका जी करता है कि वो अभी जाकर ख्वाहिश को जान से मार डाले। वो तुरंत ही तेजी से चलते हुए ख्वाहिश के पास जाती है और उसे पकड़कर चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, ना कि मस्ती करने के लिए। बिना काम किए क्या फोकट में पैसे लोगी? जाकर अपना काम करो। मायरा की डांट सुनकर ख्वाहिश का चेहरा उदास हो जाता है। वो अपने चेहरे को नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। वही ये सब देख आद्यंत मायरा को घूर कर देखने लगता है और अपने दांत पीसते हुए मन में बोलता है, ये कौन होती है मेरी वाइफ को इस तरह से खेलने से मना करने वाली? पर वो सामने कुछ नहीं बोलता। ख्वाहिश चुपचाप आने लगती है। तभी आद्यंत मायरा के पास आकर उससे बोलती है, बेबी, मैंने तुम्हारे लिए एक कैब बुक कर दी है, वो तुम्हें वापस शहर छोड़ देगा। मायरा ये सुनकर आद्यंत से बोलती है, क्यों बच्चे? क्यों तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना था। नो बेबी, तुम यहाँ नहीं रहोगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत स्केयर्ड हूँ। आद्यंत की बात सुनकर मायरा खुश हो जाती है और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलती है, ठीक है बेबी, तुम कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। कुछ देर बाद वहां पर कैब आती है। अध्ययन अपने एक आदमी के साथ मायरा को वहां से भेज देता है। वही ख्वाहिश जो कि अपने सर को झुकाए खड़ी थी, आद्यंत उसके पास जाता है और उसे घूरने लगता है। वो उसे घूरते हुए बोलता है, तुम उठी कब? और तुम ऐसे कैसे इन कपड़ों में खेल सकती हो? ख्वाहिश आद्यंत की बात सुन हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि इस आदमी ने उसे इस बात के लिए डांटा, पर फिर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसने आद्यंत और मायरा की सारी बातें सुन ली थीं। ख्वाहिश उससे नाराज रहती है। वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए ही वहां से जाने लगती है। आद्यंत ये देख अपनी आंखें छोटी कर उसे बुलाता है और फिर तुरंत उसकी कलाई को पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तरफ करके उससे बोलता है, तुम ये नखरे किसको दिखा रही हो? ख्वाहिश ये सुनकर सहम जाती है। उसे धीरे से बोलती है, सर, आपको कुछ काम है तो आप बताइए मुझे। ऐसा बोलकर ख्वाहिश उसकी बातों को टाल देती है। वही आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखते हुए ही उसे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? सर, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? आपके सामने कोई कुछ बोल सके
इतनी किसी की हैसियत नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। ख्वाहिश की बात सुनकर आद्यंत उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, अब गाल कैसा है तुम्हारा? आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश बोली, सर आपकी ही मेहरबानी है। मेरी लाइफ में जब तक आप रहेंगे तब तक मेरे साथ ये सब होता रहेगा। शायद अब तो मुझे इस दर्द की आदत डाल लेनी चाहिए। ख्वाहिश के ताने को सुनकर आद्यंत का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत ख्वाहिश के हाथों को पकड़ उसे दबाते हुए बोलता है, व्हाट डू यू मीन? ख्वाहिश एक नज़र आद्यंत की तरह देखकर एक तंज के साथ उससे बोलती है, आपकी होने वाली बीवी ने मारा है सर। वही ख्वाहिश की बात सुनकर तो आद्यंत का तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तभी इस वक्त बारिश होने लगती है। सभी लोग जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लग जाते हैं। अत्यंत भी ख्वाहिश का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर ख्वाहिश उसे मना करते हुए बोलती है, ना सर मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ये कहते हुए वो जिद करने लगती है। आद्यंत ख्वाहिश की बात सुन उसे घूर कर देखता है, पर ख्वाहिश अपने जिद पर ही अड़ी हुई थी। ख्वाहिश जिद करते हुए वहीं फर्श पर बैठ जाती है। आद्यंत तो उसे घूर कर देखता है। वहीं अब तक धीरे धीरे बारिश तेज हो गई थी और दोनों ही पूरी तरह से बारिश में भीग गए थे। पर ख्वाहिश थी कि अभी भी अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी। वो इस तरह चिढ़ करते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप जाइए, आपको जाना है तो, पर मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आद्यंत कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा, फिर तुरंत उसकी कलाई पकड़ के एक झटके में खड़ा कर दिया। आद्यंत कसकर ख्वाहिश को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ख्वाहिश आद्यंत की बाहों में छटपटाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी। इस कारण ख्वाहिश के कपड़ों और हाथ में लगे मिट्टी आद्यंत के कपड़ों में लग गए थे। पर आद्यंत ख्वाहिश को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी तरह ख्वाहिश को अपने कंधे पर उठाता है और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। आद्यंत कार के पास आकर उसका डोर ओपन करके ख्वाहिश को अंदर बिठाता है। ख्वाहिश ये देखकर उसे दूर कर दूसरे साइड कार के विंडो से चिपक कर बिल्कुल बैठ जाती है। ये देखकर आद्यंत ख्वाहिश को घूर कर देखता है। वो बोलता है, मेरे कार को गंदा मत करो। आद्यंत की बात सुनकर ख्वाहिश डर जाती है और तुरंत थोड़ा दूर हो जाती है और सीट को साफ करने लग जाती है। ये देखकर आद्यंत को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अंदर बैठकर एक झटके में ख्वाहिश को पकड़कर खींचता है और एकदम से उसे हग कर लेता है। आद्यंत तो देखता है कि ख्वाहिश इस वक्त पूरी तरह से कांप रही थी। ये देख आद्यंत उसके पीठ को सहलाते हुए बोलता है, तुम इस तरह से इतना जिद क्यों कर रही थी? देखा ना अब हम दोनों ही भीग गए, और अगर तुम बीमार हो गई तो फिर? ख्वाहिश आद्यंत की बात सुन तुरंत उससे दूर हो जाती है और आद्यंत की तरफ देखते हुए बोलती है, डोंट कम नियर टू मी। आप मुझसे दूर ही रहिए सर। वाई? आद्यंत थोड़ा हैरान होकर ख्वाहिश से पूछता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी होने वाली वाइफ को बुरा लग जाए। मैं टू टाइमिंग नहीं चाहती। ख्वाहिश नाराजगी से बोली। आद्यंत ख्वाहिश की बात सुन उसे इग्नोर कर वापस से अपने करीब खींचकर बाहों में भर लेता है और थोड़ा तेज आवाज में डांटते हुए बोलता है, कांप क्यों रही हो तुम? शांत हो जाओ। ये सुनकर ख्वाहिश शांत हो जाती है। ख्वाहिश का कांपना अभी बंद नहीं हुआ था। वही आद्यंत धीरे धीरे उसकी पीठ और हाथ को सहलाने लगता है, पर इससे ख्वाहिश पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां अभी भी तेजी से बारिश हो रही थी, जिस कारण वो दोनों कार से बाहर भी नहीं जा सकते थे, और अब भी काफी अंधेरा भी हो गया था, और इस मौसम में वहां से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं था। इस कारण वो दोनों अभी वही कार के अंदर ही रहते हैं। आद्यंत सोचता है कि वो कैसे ख्वाहिश को संभाले। वो कार का हीटर ऑन करना चाहता था, पर तभी उसे याद आता है कि उसके इस कार में तो हीटर भी नहीं है। शिट! आद्यंत अपने होठों को भींचते हुए थोड़े गुस्से से बोला। फिर वो कार के चारों तरफ के कर्टेन को लगा देता है। फिर आद्यंत की नजर अपनी और ख्वाहिश के कपड़ों पर जाती है, जो कि पूरी तरह से गीले हो गए थे और उनमें से पानी निकल रहा था। ये देखकर आद्यंत कुछ सोचता है और ख्वाहिश के बिल्कुल पास आकर
उसके कपड़ों को रिमूव करना शुरू कर देता है। ये देख ख्वाहिश हैरान रह जाती है और एक झटके में आद्यंत से दूर होकर दूसरी तरफ बैठते हुए बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी तो तुम्हें ये करना ही होगा। इस तरह से ख्वाहिश के बोलने पर आद्यंत तुरंत बोला। तभी ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देखकर बोली, नहीं, मुझे नहीं करना है। ये सब नहीं करना है। आप खुद का देखिए। आद्यंत ख्वाहिश की तरफ गहरी निगाहों से देखता है और फिर वो सब समझ जाता है कि ख्वाहिश के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो ख्वाहिश को परेशान करने के लिए बोलता है, पर क्यों? लेकिन मुझे तो करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। ख्वाहिश जिद करते हुए बोली। वही आद्यंत हल्की मुस्कान के साथ ख्वाहिश की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे ये तो करना है। ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देख घबरा जाती है। वही आद्यंत धीरे धीरे अपने कपड़े रिमूव करने लगता है। ये देखकर ख्वाहिश और भी ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही वो देखती है कि आद्यंत तो अपने पूरे कपड़े रिमूव कर रहा है, तो वो चलते हुए बोलती है, मैं मायरा को सब कुछ बता दूंगी। ख्वाहिश की बात सुन आद्यंत तो उसे घूरता है और मन ही मन बोलता है, मुझे धमकी भी देने लग गई है अब। इतना कहकर आद्यंत ने अपने शर्ट को एक झटके में निकालकर फेंक दिया। फिर तुरंत ही ख्वाहिश को अपनी तरफ खींचता है और धीरे धीरे उसके भी कपड़े रिमूव करने लग जाता है। पर ख्वाहिश जाकर भी उसे रोक नहीं पाता है। उसके कपड़े रिमूव करने के बाद आद्यंत ख्वाहिश को हग करके चुपचाप बैठ जाता है। आद्यंत को ऐसा करते देख ख्वाहिश मन ही मन बोलती है, ये क्या कर रहे हैं सर? वो समझ जाती है कि आद्यंत कुछ भी नहीं करेगा। पर भले ही आद्यंत कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उन दोनों की ही स्किन आपस में टच कर रही थी, जो कि आद्यंत के अंदर की गर्मी को बढ़ा रही थी। और ख्वाहिश उसने तो कभी सोचा नहीं था कि वो आद्यंत के कभी इतने करीब आएगी। ऑफ कोर्स वो कल रात भी दोनों करीब आए थे। आद्यंत तो उसके साथ बहुत कुछ कर रहा था, पर अभी जो भी सिचुएशन था बिल्कुल अलग था। कुछ देर तक ऐसे ही ख्वाहिश को पड़े रहने के बाद अचानक आद्यंत को कुछ याद आता है और वो धीरे से ख्वाहिश को खुद से दूर कर देता है। फिर वो कार का डोर ओपन करके बाहर आता है और बैक साइड अच्छी में से कोई ढूंढने लगता है। फिर उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। आद्यंत के हाथ में कंबल था। वो वापस कार का सीट ओपन करता है तो देखा कि ख्वाहिश अपने हाथों से ही खुद को समेट कर बैठी हुई है। ये देखकर आद्यंत तुरंत उसके ऊपर कंबल डाल देता है, जिससे ख्वाहिश को बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर वो खुद को कंबल से पूरी तरह से ढक लेती है। तब आद्यंत उसे घूर कर देखता है, पर वो कुछ नहीं बोलना है। वही आद्यंत तो एक साइड बैठा हुआ था। मौसम बहुत ठंडा होने के कारण कार के अंदर भी बहुत ठंड था और इस समय उस इलाके से बाहर निकलना उनके लिए बहुत डेंजरस था। आद्यंत को भी ठंड लग रही थी। वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकलता है, पर वो देखता है कि सिगरेट भी पूरी खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो उसे फेंक देता है। वही ख्वाहिश खुद को कंबल में लपेटे हुए बैठे थे और बार बार उसकी नजर आद्यंत पर जा रही थी, जो कि ठंडी से बचने के लिए अपने हाथ पैरों को सहला रहा था। वो समझ जाती है कि आद्यंत को भी ठंड लग रही है, पर वो भी कुछ नहीं बोलती। काफी समय हो जाता है। आद्यंत 1 घंटे तक इसी तरह बैठे रहने के बाद जब ख्वाहिश से देखा नहीं जाता, तो वो खुद से आगे बढ़कर आद्यंत के पास आ जाती है, चाहे कितना भी उससे नाराज हो। पर एक ये विशेषता कि उसके दिल में आद्यंत के लिए बेपनाह मोहब्बत था। भाई धीरे से आगे बढ़कर हिचकिचाते हुए आद्यंत से बोली, सर, आप भी चाहो तो कंबल के अंदर आकर इसे शेयर कर सकते हो। जैसे ही आद्यंत ये सुनता है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो यही तो चाहता था कि ख्वाहिश खुद उसके पास आकर ऐसा कुछ बोली, इसीलिए तो कब से खुद को कंट्रोल किए हुए था। जैसे ही वो ख्वाहिश की बात सुनता है, वो झट से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हग करके कंबल को अपने ऊपर लपेट लेता है। वो कंबल के अंदर उसके साथ शरारत कर रहा था। सर, ये आप क्या कर रहे हो? ख्वाहिश के पूछने पर आद्यंत उससे बोलता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो तुम अभी चुप रहो। ख्वाहिश चुप हो जाती है
पर वो समझ रही थी कि आद्यंत क्या कर रहा है, और उसे ये भी समझ आ रहा था कि आखिर उसे क्या चाहिए। वो बहुत अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, पर आद्यंत को तो मजा आ रहा था। ऑफ कोर्स मैन विल बी मैन। एक आदमी चाहे कितना भी खुद को शरीफ दिखा दे, पर इस मोमेंट पर वो अपनी शराफत को भूल ही जाता है। फिर वो ख्वाहिश की बॉडी को इधर उधर से छूने लगी। एक मोमेंट पर अब ख्वाहिश को भी आद्यंत की छुअन अच्छी लगने लगी, और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर हग करके बैठे हुए हैं। आद्यंत की नज़र ख्वाहिश के चेहरे पर जाती है और उसके होठों पर ठहर जाती है। वही ख्वाहिश भी आद्यंत के चेहरे की तरफ देखने लगती है। दोनों को ही एक दूसरे के चेहरे पर उनके गर्म सांस महसूस हो रहे थे। दोनों के होंठ एक दूसरे के बिल्कुल करीब थीं। आद्यंत अब खुद को रोक नहीं पाता और ख्वाहिश को किस करने लगता है। वो किस करने के साथ साथ अपने हाथों को ख्वाहिश के उभारों पर चलाने लगता है। आद्यंत के ऐसा करते हैं, इसे ख्वाहिश की पकड़ आद्यंत के कंधे पर कट जाते हैं, और फिर इस पर वही ख्वाहिश भी पूरी तरह से खो जाती है, और वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगते हैं। ख्वाहिश के साथ पाते ही आद्यंत बहुत खुश हुआ, और देखते ही देखते आद्यंत की किस पैशनेट होती चली गई, और किस करते हुए वो दोनों लेदर सीट पर लेट जाते हैं। आद्यंत ख्वाहिश के होठों को छोड़ अब उसके गले कॉलर ट्यून और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वही अब ख्वाहिश को भी गर्मी लगने लगती है, और ख्वाहिश हल्का हल्का कांप भी रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। आद्यंत के किश को अपने पूरे बॉडी पर फील कर ख्वाहिश का पूरा चेहरा रेड हो गया। उसने अपने चेहरे को दूसरे साइड कर रखा था और आंखों को भींच दिया था। आद्यंत किस करते हुए ही ख्वाहिश की तरफ देखा, और ख्वाहिश के बंद आंखों को देख सोचने लगा कि जब इसे मेरे छूने से फील हो रहा है, तो फिर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। जब ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फिर भी ये इस तरह से क्यों मेरा साथ नहीं दे रही। वही आद्यंत ख्वाहिश के बॉडी में पूरी तरह से खो चुका था कि वो एक एक करके ख्वाहिश के और अपने भी बाकी के कपड़ों को भी रिमूव कर दिया था। थोड़ी देर तक ख्वाहिश के बॉडी पर किस करने के बाद आद्यंत अचानक से रुक जाता है और उसे दूर हो जाता है। वही ख्वाहिश की आंखों को भींचे हुए लेटी थी। जब उसे अपने बॉडी पर कोई भी मूवमेंट फील नहीं हो रही थी, उसे ठंड लग रही है, तो वो अपनी आंखें खोलती है, तो वो अत्यंत को बैठा हुआ पाकर धीरे से उठकर बैठ जाती है। तभी आद्यंत तो उसकी तरफ देखकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, क्या तुम रेडी हो। आद्यंत के ऐसे पूछने पर ख्वाहिश हैरान रह जाती है कि क्या आद्यंत उससे परमिशन ले रहा है। अगर उसे चाहिए सब कुछ करना ही था, तो वो उससे परमिशन क्यों लेने लगा। अपनी वाइफ होने के हक से बिना परमिशन के ही आगे बढ़ सकता है। ये सब सोचते हुए ख्वाहिश कुछ नहीं बोलता। जब ख्वाहिश कुछ नहीं बोलता है, तो आद्यंत तो भी चुप रहता है, और वो वापस से ख्वाहिश को अपनी बाहों में भरकर उसे हग कर लेता है। आद्यंत ख्वाहिश को हग किए हुए ही अपने ऊपर करके लेट जाता है और उसे धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगता है। वह पेट के साथ साथ धीरे धीरे उसके बालों में भी अपने हाथ से सहला रहा था। यह सब फील करके ख्वाहिश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ख्वाहिश कुछ सोचकर आद्यंत के सीने से लग जाती है, तो आद्यंत भी उसके गर्म से आंसुओं को अपने सीने पर फील करता है, पर वह कुछ नहीं बोलता। इस वक्त उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, और उस खामोशी में भी उन लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया था। ख्वाहिश की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, और आद्यंत भी उसे रोने से नहीं रोकता, क्योंकि वह चाहता था कि ख्वाहिश रो ले, क्योंकि आज तक उसने कभी भी उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया था। वह ख्वाहिश को फिजिकल ही नहीं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से धीरे धीरे वापस पाना चाहता था। वो धीरे धीरे ख्वाहिश के प्यार को वापस पाना चाहता था। वह प्यार जो ख्वाहिश उससे कभी किया करती थी, और शायद आज भी वह उतना ही प्यार उससे करती है। वो उसी तरह आद्यंत की बाहों में ही कुछ देर बाद सो जाती है। वही आद्यंत लगातार उसके बालों में और पीठ पर अपने हाथों से सहलाता रहता है। इतनी ठंड में दोनों को ही एक दूसरे के शरीर की गर्मी मिलती है।
जिससे कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब तक बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, पर आद्यंत का कुछ भी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह अभी भी ख्वाहिश को उसी तरह बाहों में लिए आंखें बंद करके लेटा था। लेकिन ख्वाहिश धीरे धीरे उठने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ भी नहीं पहन रखा है। तो वह जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है, जिससे आद्यंत पूरा नेकेड हो जाता है। और वह उसे इस तरह से देखकर और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर वह विंडो से बाहर की तरफ देखकर बोलती है कि सर, बारिश बंद हो चुकी है। अगर हमें इस तरह से किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। फिर आद्यंत अपने फोन की तरफ देखता है। तो तुम्हें क्या लगता है, हम इस तरह से बाहर जा सकते हैं? आद्यंत दूसरी तरफ अपनी आंखों को बंद किए हुए ही ख्वाहिश से बोला। ख्वाहिश ने आद्यंत की बात सुनकर उससे कहा, तो फिर हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? आद्यंत अभी भी आंखें बंद किया था। उसने एक पल के लिए आंखें खोली और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, जफर को कॉल करके बोल दो कि हम लोगों के लिए कपड़े और फूड ऑर्डर कर दें, पर यहां पर कोई आ नहीं सकता। ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देखते हुए बोली। तभी आद्यंत ने उसको घूर कर देखा और बोला, यह तो प्रॉब्लम है कि यहां पर कोई आ नहीं सकता। तो फिर ख्वाहिश चुप हो जाती है। उसे समझ में आता है कि वह बेवकूफ़ी कर रही थी। आद्यंत ख्वाहिश को देखकर बोलता है, यह कंबल बस तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। क्या तुम मुझे ठंड से मारना चाहती हो? ख्वाहिश सोचने लगी, अब वो क्या करे? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह बुरी तरह से फंस चुकी थी और ना चाहते हुए भी उसे आद्यंत को वापस कंबल में लेना पड़ता है। वही यह देखकर आद्यंत को तो मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी, पर वह यह दिखा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही ख्वाहिश उसकी तरफ देखती है तो वह स्माइल कर देता है। अब ख्वाहिश समझ जाती है कि अब उन्हें ऐसे ही पूरी रात रहना पड़ेगा। जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल सकता। वही ख्वाहिश को हल्का हल्का उसके पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। आद्यंत उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ जाता है और वह यह सोचने लगता है कि आज वह अपनी बीवी को खाना भी नहीं दे सकता है। तभी उसे कुछ याद आता है कि हो सकता है कि कार में कुछ हो, और वह कार का डैशबोर्ड ओपन करके उसमें से एक फ्रूट चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। ख्वाहिश जैसे ही चॉकलेट देखती है, उसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर ख्वाहिश उस चॉकलेट की तरफ ध्यान से देखती है तो उस पर शुगर फ्री लिखा हुआ था, जिससे ख्वाहिश को याद आता है कि आद्यंत को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसीलिए वह हमेशा ऐसा ही खाना प्रेफर करता है। फिर वो चॉकलेट का रैपर ओपन करके सबसे पहले आद्यंत की तरफ बढ़ा देती है। आद्यंत उसे देखता है। ऑफ कोर्स उसे भी भूख लगी हुई थी, तो वह बिना कुछ बोले एक बाइट खा लेता है। फिर ख्वाहिश भी एक बाइट खाती है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को शेयर करके चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट खाने के बाद अचानक के आद्यंत की नजर ख्वाहिश के लिप्स पर जाती है, जहां पर हल्का चॉकलेट लगा हुआ था। यह देखकर आद्यंत ख्वाहिश के प्रति सेड्यूस हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और एक बार फिर से उसे किस करने लगता है। वह किस करते हुए ही ख्वाहिश को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। ऐसे अचानक आद्यंत के करने से ख्वाहिश तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। होठों पर किस करने के बाद आद्यंत ख्वाहिश की गर्दन पर तेज से बाइट कर लेता है, जैसे मानो वह उसकी फेवरेट चीज हो, जिससे ख्वाहिश की हल्की सी आह निकल जाती है और उसकी पकड़ आद्यंत के पीठ पर कस जाते हैं। Men will be men, ख्वाहिश अपने मन ही मन बोली। वह इतना तो समझ गई थी कि आदमी लोग कभी भी कुछ सोचते नहीं हैं, और उनका जब भी मूड कर जाता है तो वो उस सिचुएशन को अपने हाथ से जाने नहीं देते। वह मन में सोचती है कि यह आदमी तो उसका पूरा फायदा उठा रहा है, पर अभी वो कुछ बोल भी नहीं सकती। आद्यंत के हाथ ख्वाहिश के कमर पर चल रहे हैं और कमर से होते हुए धीरे धीरे उसके हाथ नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ख्वाहिश उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही है। वो टमाटर की तरह पूरी लाल हो जाती है, पर वह कुछ बोलती नहीं है।
अभी भी उसके हाथ में चॉकलेट का एक लास्ट बाइट बचा हुआ था, जिसे वह खा रही थी। वहीं आद्यंत किसी अलग ही मूड में था और वह लगातार उसे किस किए जा रहा था। ख्वाहिश अपने मन में सोचती है कि वह यहाँ पर चॉकलेट खा रही है और यह आदमी उसे खा रहा है। वह पूरी तरह से परेशान हो गई थी, मुश्किल से खुद को पूरी तरह से ढक लेती है। उसने अपने चेहरे को भी छुपा लिया था। उसके बाद ख्वाहिश पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि आद्यंत तो उसे बहुत परेशान कर रहा था। वह धीरे से कंबल में से अपना चेहरा निकालती है। अचानक उसकी नज़र आद्यंत से मिलती है, तो वह वापस से अपने फेस को कंबल से ढक लेती है। वह अभी पसीने से पूरी भरी हुई थी। उसके चेहरे पर बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह वहीं सेठ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को कंबल से बाहर निकालती है, पर आद्यंत उसके हाथ को पकड़ वापस से उसे कंबल में ढक लेता है और फिर अपने होठों को एक बार फिर से उसके पूरे बॉडी पर चलाने लगता है। ख्वाहिश कसकर अपनी आंखों को भींचे हुए थी। उसने अपने होठों को भी भींच रखा था। आद्यंत एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखता है और हल्का मुस्कुरा देता है। फिर वह ऊपर जाकर ख्वाहिश के होठों पर अपने होंठ रखता है और बड़े ही पैशनेटली उसके होठों को चूमने लगता है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह बाहर आसमान में चारों तरफ चिड़ियां चहचहा रही थीं। वही कंबल के अंदर अभी भी दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जहां ख्वाहिश थक कर सो चुकी थी और आद्यंत तो उसके ऊपर लेटा हुआ था। धीरे धीरे ख्वाहिश की आंखें खुलती हैं, तो उसे अपने ऊपर एक भार महसूस होता है। वह धीरे से नीचे अपना सिर करके देखती है, तो आद्यंत तो उसके ऊपर सो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में ख्वाहिश के कमर को जकड़ रखा था। आद्यंत को देखकर ख्वाहिश को कल रात की सारी चीज याद आ जाती है, जिससे उसका चेहरा एक बार फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो याद करती है कि कल रात एक पल के लिए वह भी बहक गई थी, इसीलिए वह उसे रोक नहीं थी। आद्यंत जो भी कर रहा था, उसे वह करने दे रही थी। उन दोनों के बीच ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, बस वह दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। बाकी सब कुछ उनके बीच कल रात हो चुका था। वो उठने लगती है तो ख्वाहिश को महसूस होता है जैसे मानो कोई सांड लेटा हुआ हो उसके ऊपर। सर, ख्वाहिश अपने धीमी आवाज में बोलती है, पर आद्यंत उठता नहीं है। सर उठिए, सुबह हो गई है। पर आद्यंत नहीं उठता है, तो वो एक बार फिर से हिम्मत करके अपनी सहमी हुई सी आवाज में बोलती है, सर प्लीज उठ जाइए, और हमें काम भी तो करना है। लेकिन आद्यंत का तो कुछ और ही मूड था। वह अभी भी कंबल में अपना मुंह डाले हुए लेटा था, तो वो हार मान जाती है और वापस से इसी तरह लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे फील होता है कि जैसे उसकी बॉडी पर कुछ चल रहा है। ख्वाहिश समझ जाती है कि ये क्या है, क्योंकि आद्यंत उसकी बॉडी पर किस करने लगा था। वो चाह कर भी आद्यंत को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद आद्यंत कंबल में से अपना सर बाहर निकलता है और ख्वाहिश की तरफ देखकर बड़े ही आलस भरी आवाज में बोलता है, क्या आज काम करना जरूरी है? ख्वाहिश आद्यंत की बात पर उससे बोलता है, ऑफ कोर्स सर, आखिर हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं, और मैंने हम दोनों लोगों के लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान को ऑर्डर कर दिया है। वह थोड़ी देर में आ जाएगा। ख्वाहिश की बात पर आद्यंत उसे घूर कर देखता है। उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कुछ देर और ख्वाहिश को ऐसे देखना चाहता था, उसे फील करना चाहता था और उसे परेशान भी करना चाहता था। वह खुद ऑर्डर करता, पर 1 डेढ़ घंटे बाद, तब तक वह ख्वाहिश को जी भर के सता ले। फिर आद्यंत वापस से ख्वाहिश को हग कर लेता है और ख्वाहिश से बोलता है, मुझे ठंड लग रही है, आज मुझे भी सोना है। ये सुन ख्वाहिश बोलती है, तो क्या मैं आपकी गद्दा थोड़ी हूं? तभी आद्यंत ख्वाहिश के कान के पास जाता है और बोलता है, तुम बहुत ही सॉफ्ट हो, बिल्कुल गद्दे की तरह। यह बात आद्यंत किस वे में बोल रहा है, यह ख्वाहिश भी जान रही थी और समझ भी रही थी। आद्यंत अपना सिर ऊपर करता है और ख्वाहिश के होठों को चूमने लगता है। वह बहुत ही डिपली ख्वाहिश के होठों को चूम रहा था। अभी आद्यंत ख्वाहिश को किस कर ही रहा था कि तभी किसी का कॉल आता है। आद्यंत ख्वाहिश के होठों को छोड़ देता है और फिर
वो उठकर बैठ जाता है। ख्वाहिश भी उठकर बैठ जाती है। आद्यंत अपना मोबाइल चेक करता है तो उस पर उसकी माँ का कॉल था। वह कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आती है। आद्यंत, तुम कहाँ हो? मीरा से बात हुई तो उसने बताया कि तुम उस प्लेस पर हो। आद्यंत की माँ रीना जी उस देश का नाम नहीं लेना चाहती थी। यस मॉम, वह कुछ काम था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपने मॉम के पूछने पर आद्यंत तुरंत बोला और तुरंत कॉल कट कर दिया। वही ख्वाहिश अभी भी कंबल में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। आद्यंत देखता है तो कार में नीचे गिरे अपने पैंट को उठाता है और उसे पहनकर कार से बाहर आ जाता है। बाहर खड़ा होकर वो पार्सल के बारे में सोचने लगता है कि वह कैसे आएगा। भले ही ख्वाहिश ने ऑर्डर कर दिया था, पर पार्सल का यहाँ पर आना मुश्किल था और वह इस तरह से तो ख्वाहिश को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। फिर वो ख्वाहिश को देखते हुए बोलता है कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो अभी हल्के गीले हैं, तो फिलहाल के लिए तुम अभी इन्हें पहन लो, बाद में भले तुम इसे उतार देना। ख्वाहिश यह सुनकर बोलती है, ओके। फिर वो वापस से उन कपड़ों को पहनती है। आद्यंत का ध्यान इस तरफ जाता है तो वह तुरंत उसे कंबल से ढक देता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ शर्ट ही पहनती है। फिर आद्यंत बाहर देखता है कि उसी समय उनके लोकेशन को ट्रैक करके एक लड़का आता है और वह आद्यंत को सामान देने के लिए आता है। फिर आद्यंत उन कपड़ों को लेकर कार में आता है। पहले खुद कपड़े पहनता है और फिर ख्वाहिश को पहनने के लिए कपड़े देकर कार से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में ख्वाहिश भी कपड़े पहनने लगती है तो ख्वाहिश अपने शरीर पर देखती है कि उसकी बॉडी पर रात में आद्यंत के दिए बाइट के निशान बने हुए थे। फिर ख्वाहिश कपड़े पहनकर कार से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह देखती है कि आद्यंत खड़ा होकर सिगरेट के कश भर रहा है। वह आद्यंत को देखकर अपने मन में बोलती है कि यह आदमी चाहे कुछ भी हो जाए, सिगरेट मंगाना नहीं भूल सकता। सर, अब क्या हम घर चलें? वहां से आने के बाद हम काम कर लेंगे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ख्वाहिश की बात पर आद्यंत उसकी तरफ एक लुक देता है और फिर अपने सिर को घुमाकर बोलता है, ठीक है चलो। फिर दोनों कार में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस में जाने के बाद दोनों रूम में पहुंचते हैं और एक साथ ही वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं तो दोनों टकरा जाते हैं। तो फिर आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखता है, ख्वाहिश भी उसकी तरफ देखती है। फिर वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से दोनों टकरा जाते हैं। पहले मैं जाऊंगा, आद्यंत से बोलता है तो ख्वाहिश उससे बोलती है, पहले मैं जाऊंगी। आद्यंत फिर से जिद करते हुए बोलता है, नहीं, पहले मैं जाऊंगा। ख्वाहिश भी जिद करते हुए बोलती है, नहीं मैं जाऊंगी। कहा ना कि मैं जाऊंगा। ख्वाहिश बोली, कहा ना कि मैं जाऊंगी। आद्यंत उसे घूर कर देखता है। तभी ख्वाहिश मौके का फायदा उठाकर धीरे से किसी चूहे की तरह उसके नीचे से निकलकर तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है और एक तेज आवाज के साथ आद्यंत के मुंह पर ही डोर बंद कर देती है। आद्यंत तो ये देखकर उसे अपनी खा जाने वाली नसरों से घूरने लगता है। वही ख्वाहिश अंदर वॉशरूम में जाकर खुशी से झूम उठती है और शॉवर के नीचे खड़े होकर शॉवर लेने लगती है। अब उसे रिलैक्स फील हो रहा था। वही आद्यंत बाहर खड़ा गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। वो बाहर खड़ा बेचैन हो रहा था। वह यही सोच रहा था कि अंदर ख्वाहिश क्या कर रही होगी, क्योंकि वह अभी भी रात का सीन भूल नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश का खूबसूरत चेहरा, उसकी बॉडी, वहीं सब आ रहे थे। उसका मन ख्वाहिश को किस करने का कर रहा था, उसकी बॉडी को चूमने का करने लगता है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वह वॉशरूम का डुप्लीकेट की मांगता है और वॉशरूम का डोर ओपन करने लगता है। वॉशरूम के अंदर ख्वाहिश को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह बेफिक्र होकर शावर के नीचे खड़ी थी। शावर का पानी सर पर गिरने के कारण ख्वाहिश को वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज भी नहीं आती। वह बेफिक्र होकर शावर ले रही थी। तभी आद्यंत अंदर पहुंचकर ख्वाहिश के पास जाता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे अचानक बाहों में भरने के कारण ख्वाहिश की चीख निकल जाती है। वह घबरा जाती है। फिर वह पीछे घूमकर देखती है
तो वहां कोई और नहीं उसका नाम का पति होता है। सर आप, इतना बोलकर ख्वाहिश खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगती है। तभी आद्यंत उसकी तरफ देखकर एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, ऐसे ढक क्या रही हो? सब कुछ देख चुका हूं मैं पहले ही। ख्वाहिश उसे देखकर उससे बोलती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप इस तरह से यहाँ नहीं आ सकते। ये गलत है। क्या गलत है? क्या जो कल रात हमारे बीच हुआ वह गलत है? आद्यंत की बात पर ख्वाहिश उससे बोलती है, सर कल हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तो आद्यंत तुरंत उससे बोलता है, अच्छा, कल रात हमारे बीच सब कुछ हुआ है। इतना कहकर वो अपने कदम ख्वाहिश की तरफ बढ़ा देता है। ख्वाहिश उससे बोलती है, सर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। आद्यंत उससे बोलता है, हमारे बीच कुछ न होकर भी सब कुछ हो चुका है। सर हमारे बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ है। ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देखकर बोलती है। वहीं आद्यंत तिरछा स्माइल करके बोलता है, व्हाट ए जोक। मैंने तुम्हें कहाँ से टच नहीं किया? ऐसी कोई जगह जहां पर मैंने तुम्हें किस न किया हो? आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वह आद्यंत से बोलती है, सर यह आप कैसे बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं? बेशर्मी क्या? तुम वाइफ हो मेरी, और अगर हमारे बीच सब कुछ हुआ भी है तो तुम इतना क्यों झिझक रही हो? आद्यंत की बात पर ख्वाहिश तुरंत बोली, सर मैं आपकी वाइफ नहीं हूं। काश कल आप मीरा को रोक लेते और मैं चली जाती। यह सुनकर आद्यंत भड़क जाता है और वह गुस्से से बोलता है, तुम मीरा को क्यों लाती हो बार बार बीच में? सर आप लेकर आए हैं मीरा को। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है और आगे शायद कुछ होगा भी नहीं। मैं आपके साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं रखना चाहती। ख्वाहिश हंसकर आद्यंत से बोलती है। ख्वाहिश की बातें सुनकर आद्यंत खुद को रिजेक्टेड महसूस करता है और वो तुरंत उसे एक झटके में अपनी बाहों में दबोच लेता है। आद्यंत ख्वाहिश के बिल्कुल पास पहुंचा और एक झटके में उसे अपने बाहों में दबोच लिया। आद्यंत के ऐसा करने से ख्वाहिश सहम गई। तभी आद्यंत तुरंत ख्वाहिश के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और बड़े ही तेजी से उस पर किस करने लगा। वह उसके होठों पर बड़े ही बेरहमी से किस कर रहा था। इसके साथ ही साथ वह उसके होठों पर तेज से बाइट भी कर रहा था। कुछ देर बाद आद्यंत ने उसके होठों को छोड़ा तो ख्वाहिश अपने नम आंखों से उसकी तरफ देखती है। फिर वह तुरंत आद्यंत को खुद से दूर धकेल देती है और वहीं पर एक टॉवल को उठाकर उसे खुद की बॉडी पर लपेटकर तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। आद्यंत खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर वह गुस्से से अपने हाथों का एक पंच बनकर वही वॉल पर मारता है। अपने बालों को नोचते हुए बोला, दिस इज नॉट राइट वाइफी। कुछ देर बाद आद्यंत स्टडी रूम में बैठा अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। वही ख्वाहिश तैयार होकर सीधे किचन में आती है और कुछ बनाने लगती है। उसे बनाते समय एक सामान चाहिए था तो वह मेड से पूछती है कि सामान कहाँ है, मुझे वह सामान लाकर देना। तो वह मेड, जो कि अब भी सब्जी काट रही थी, वह ख्वाहिश की तरफ देखकर बोली, मैडम वह सामान तो स्टोर रूम में है, रुको को मैं लेकर आती हूँ। पर तभी ख्वाहिश उसे रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे बस स्टोर रूम का रास्ता बता दो, मैं सामान लेकर आती हूँ। फिर वह मेड ख्वाहिश को स्टोर रूम का रास्ता बता देती है। ख्वाहिश वहां से स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। वह स्टोर रूम में जाती है तो वह वहां सामान को ढूंढ रही थी कि तभी उसे वहां पर एक एल्बम मिल जाता है जो कि थोड़ी पुरानी सी थी। ख्वाहिश बड़े ही गौर से उसे एल्बम को देखने लगती है। फिर वह उसे ओपन करके देखती है